हाँ भाई, ये तो अभी तारा ग्रंथ तो बंद रखो, थोड़ा सा दूर संचार यंत्र बंद करो अपने ये फोन। विद्वान, ये तो बंद कर लो अभी थोड़ा सा। हाँ, दुर्ग ही पढ़ेंगे। दुर्गों की बेसिक जानकारी तो हो ही गई थी ना। भाई, दुर्ग किस किसने कितने कितने प्रकार बताए, कितनी श्रेणियां होती हैं, और श्रेणियों में कौन कौन से दुर्ग आते हैं, इतना हो गया था भाई पीछे। विद्वान, थोड़ा सा फोन बंद रखना अभी, है ना। सबसे निवेदन है इस चीज का कि अपने अपने फोन फान ने ये बंद रखे, जेब में रख लो ना, बंद ही करके रख लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कंपनियां ज्यादा हैं तो फिर मैनेजर बिठा के आओ आराम से, उसके बाद आया करो। यहाँ तो बस फोन बंद रखा करो। दुर्ग पढ़ा दी, दुर्ग हम बताए भाई कितने प्रकार के होते हैं दुर्ग। 9। 9 प्रकार किसने बताए? किसने? शुक्र नीतिम बताया गया, और शुक्र नीतिम सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? सैन्य दुर्ग। जबकि गिरि दुर्ग सर्वश्रेष्ठ बताया था किसने? किसने? किस ग्रंथ में बताया था? अर्थशास्त्र, जिसका संबंध किससे है? राजनीति से। और राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? कुंभा को स्थापत्य कला का भी कहते हैं, और दूसरा अपन आगे चित्रकला भी एक टॉपिक आएगा, तो चित्रकला का जनक भी कुंभा को ही कहा जाता है। इधर से एक तो स्थापत्य का जनक कहते हैं कुंभा को, और एक चित्रकला का जनक कहते हैं। एक मनु आया था जिसने मनु स्मृति लिखी। उस मनु स्मृति में मनु के द्वारा न दुर्गों के 6 प्रकार बताए गए। दुर्गों की पहली जानकारी देता है हमको मनु स्मृति। अभी दुर्ग जैसे राजस्थान का दुर्गों की दृष्टि से स्थान कौन सा है? कौन सा? तीसरा स्थान। पहला किसका है? किसका? और दूसरा? और तीसरा? राजस्थान में ना सर्वाधिक दुर्ग है जयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग का है जयपुर में। और अपने से पूछे राजस्थान का नवीनतम दुर्ग, एक पूछेगा भाई नया दुर्ग कौन सा है जो सबसे अंत में बना, एक पूछता है एक प्राचीन दुर्ग कौन सा है। तो राजस्थान में जो नवीनतम दुर्ग है ना, वो है आपके मोहनगढ़ का दुर्ग, जैसलमेर के अंदर। एक तो पूछेगा राजस्थान का प्राचीन दुर्ग। प्राचीन दुर्ग है ना, वो है बटनेर का किला। हनुमानगढ़ में स्थित है बटनेर। एक नवीनतम दुर्ग रास्ता राजस्थान का, नवीन दुर्ग है राजस्थान का मोहनगढ़। डिटेल अपन बात करेंगे ना जब दुर्ग पढ़ेंगे तो। एक मोहनगढ़ है, अगर मोहनगढ़ नहीं मिले ना तो उसके बाद बताना है लोहागढ़ का किला। वैसे तो लोहागढ़ के किले को मानते हैं ना, लोहागढ़ और नाहरगढ़ लगभग समान उसमें बने हुए हैं। नाहरगढ़ का भी निर्माण कार्य 34 में पूर्ण हुआ था, 33-34 में, और जो लोहागढ़ है इसका भी निर्माण कार्य 33-34 में। इसमें से तो देगा ही नहीं, अपने को देगा तो मोहनगढ़ थोड़ा सा ध्यान रखना है, मोहनगढ़ राजस्थान का नवीनतम दुर्ग है। अभी जब दुर्ग को अपन पढ़ते हैं तो दुर्ग हम पढ़ेंगे कि भाई सीधी सी बात है, सुरक्षा की दृष्टि से उनका निर्माण हो रहा है। तो सुरक्षा किससे करेंगे? जब कोई ना कोई, सीधी सी बात है, तुम मान लो कि अपन में से कोई भी व्यक्ति है अपनी खुद की सुरक्षा करता है, तो दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं बच्चे मारोगे जब भी तो सुरक्षा करेगा। सीधी सी बात है ये तो। जो आक्रमण होते थे ना, आक्रमणों से सुरक्षा के लिए बनाते थे दुर्गों को। ये को अन्य जो राज्य हुआ करते, जैसे आज देश हो गए ना, ये अलग अलग देश हैं, अलग अलग राज्य, पहले रियासतें हुआ करती थी। वो अलग अलग रियासतों के राजा, पहले जब राजतंत्र था तो राजतंत्र में क्या था, एक सिस्टम हुआ करता था, वो अपने कहावत आती है, जिसकी लाठी और उसकी भैंस। तो जो ताकतवर शासक थे ना, वो कमजोर पर आक्रमण करते थे। उनको तो 24 घंटे ना मुर्गा ही बना के रखते थे। ठीक सही है बात। कमजोर लोगों को ताकतवर, आज भी ऐसा होता है कई जगह जहाँ थोड़ा सा शिक्षा का विकास कम हुआ है, शोषण वहां भी करते हैं लोग। पहले लोग शोषण ज्यादा करते थे भाई, जिसके पास सेना ज्यादा है, ताकतवर है, वो कमजोर लोगों को दबा के रखता था। एक प्रथा चलती है, अपना अक्सर पढ़ते हैं ना, सामंती प्रथा। हम पढ़ लेते हैं इसको कि सामंती प्रथा की शुरुआत हुई, सामंती प्रथा की जानकारी मिली। अरे सामंती प्रथा बात ही दबाना कह दो आप, लोगों को दबा के रखना, मतलब एक दूसरे के सामंत। आज नहीं कहते हैं कि कमजोर वर्ग के लोगों को जैसे ये कर रहे तू वो कर। ऐसे पहले जो कमजोर शासक होते थे या जागीरदार होते थे उनको सामंत बना के रखते थे। जब वंश पढ़ते तो हम पढ़ते हैं प्रतिहार वंश के सामंत हुआ करते थे सभी। कछुआ प्रतिहार वंश के सामंत रहे। इधर से कछुआ छोड़ो, ये पर चौहान थे, ये प्रतिहारों के सामंत रहा करते थे। गुहिल जो थे वो प्रतिहारों के सामंत रहे थे। बाद में गुहिल वंश के सामंत कछुआ वंश के लोग रहे। जहाँ कहीं ना कहीं ताकत ज्यादा थी ना जिनमें,
उन्होंने दूसरों को दबा के रखा था। और जो आक्रमण होते थे हमेशा ताकतवर कमजोर पर आक्रमण करता है, या फिर कई बार को बरोबर के लोग भी आक्रमण करते थे। आक्रमण राजस्थान में जो दुर्गों के ऊपर हुए ना, वो दो प्रकार से हुए। एक तो हुए आंतरिक आक्रमण, एक हुए ना बाह्य आक्रमण। मतलब कहने का एक तो घर घर के सदस्य ही लड़ रहे हैं, और एक कोई बाहर वाले से लड़ाई हो। आंतरिक आक्रमण पूछता है कि सबसे ज्यादा किस दुर्ग के ऊपर हुए, एक पूछता है कि बाह्य आक्रमण किस दुर्ग पर सबसे ज्यादा हुए। ये पूछेगा, एक तो आंतरिक आक्रमण और एक बाह्य आक्रमण। तो आंतरिक आक्रमण ना सबसे ज्यादा बटनेर के किले पर। सॉरी यार, धमकाते क्यों हो रहे यार मास्टर, तुम बैठे, तुम तो ना ऐसे चाकू छुरी लेके बैठे रहो, और मास्टर गलती करना चाहिए ना, इसको तो सल्टा देना है। हैं, ठीक से ना, ये तुम्हारा तय करके आते हो पहले से, मास्टर तो कोई छोटी सी गलती ही करे ना, इसको सल्टाना सबसे पहले। हाँ, मैं ये देखा है कि एक तो बैच ही था ना, उसको पता लगा कि भाई बैच कंप्लीट होने वाला है, लास्ट क्लास थी, और बैच कंप्लीट हो तो उनको जर्मन शेफर्ड गंडा की तरह ऐसे कान खड़ा होगा, यार ये क्लास ही कंप्लीट हो, मास्टर सल्टाए हो कौन। हाँ, पूरे दिन परेशान रहे ना वो लोग कि यार अब तो अपनी क्लास ही खत्म होने वाली है, सल्टाए तो तुम्हारे वो स्थिति, मास्टर कोई गलती करे ना और फिर ही करे मामले को। इधर से देखो आंतरिक आक्रमण पूछता है, तो आंतरिक आक्रमण हुए थे वो अजमेर के तारागढ़ पर। अजमेर में जो दुर्ग है वो तारागढ़, इसी को गढ़बीठली कहते हैं। और बाहरी आक्रमण या बाह्य आक्रमण जो हुए थे वो बटनेर के किले पर। अब इसमें आप बाहरी आक्रमण भी कह सकते हो, विदेशी आक्रमण भी कह सकते हो। सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण पूछेगा तो अजमेर के तारागढ़ पर हुए थे, और बाहरी आक्रमण पूछेगा तो वो बटनेर के किले पर हुए थे आपके। ये थोड़े से, और सर्वाधिक दुर्ग ध्यान रखना है कि जयपुर जिले के अंदर है। प्राचीन दुर्ग है बटनेर का किला, और नवीनतम दुर्ग है वो मोहनगढ़ का किला। कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर में आपके। मोहनगढ़ तो पड़ते भी है जैसलमेर के अंदर। अभी तक की ये तो आपके बेसिक जानकारियां तो अपनी हुई ना कंप्लीट दुर्गों की। कोई बेसिक चीजें कि भाई दुर्ग कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, आंतरिक आक्रमण कहाँ हुए, बाह्य आक्रमण कहाँ पर हुए थे, एक दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कितनी श्रेणियां हैं, कितने दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में रखा गया है, यही बेसिक जानकारी दुर्गों में से ज्यादा आनी नहीं है आप। तो आप तो एक ये बताइए कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कितने दुर्ग हैं, कितने दुर्ग हैं? 6 दुर्ग हैं। कब शामिल किए गए थे? 6 दुर्गों को 21 जून 2013 को शामिल किया गया था। और 6 दुर्ग पहाड़ी दुर्ग है सभी, मतलब गिरी दुर्ग के हैं आपके सबके सब। एक तो आमेर का किला है, रणथंबोर का किला है। आप ऐसे लेके चलो ना, अगर भूल जाओ, देखो ये ट्रिक व्रिक ना एक अलग चीज होती है। मान लीजिए ना कि ये राजस्थान है, आप मान लेना मैं कोई चित्रकार तो हूं नहीं, इधर से ना ये वाला, यहाँ एक दुर्ग है। आप पूर्व में देखो, पूर्व में कौन कौन से दुर्ग लिए, तो एक ही दुर्ग लिया ना, आमेर का किला, ठीक है ना। इधर से एक लिया, यहाँ से गागरोन, यहाँ पड़ता है झालावाड़ में आपके, ये गागरोन का किला लिया। एक लिया ना वो रणथंबोर वाला, थोड़ा सा ऊपर से कोटा, ओ सॉरी सवाई माधोपुर। तो रणथंबोर लिया, सवाई माधोपुर का 3 दुर्ग तो ये वाले लिए इधर से। और इधर से ना 2 लिए, चित्तौड़ और कुंभलगढ़। राजसमंद वाला लिया, एक चित्तौड़ का लिया। पश्चिम में से एक ही दुर्ग लिया ना, सोनारगढ़। ये ध्यान रखोगे, दक्षिण पश्चिम से या दक्षिण से ध्यान रखो, दक्षिण पश्चिम ऐसे भूल भी जाओगे। दक्षिण से 2 लिए ना, कुंभलगढ़ लिया और चित्तौड़ लिया। पश्चिम से लिया सोनारगढ़, और बाकी एक गागरोन का किला लिया था, रणथंबोर का किला और आमेर का किला। ये 6 दुर्ग थे जिनको 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था। दुर्गों की श्रेणियां हो गई। सबसे ज्यादा आक्रमण किस दुर्ग पर हुए थे? सर्वाधिक बाह्य आक्रमण बटनेर। देखो सीधी सी बात है, आंतरिक तो कम ही होते हैं। जब आपसे यही पूछे ना सर्वाधिक आक्रमण किस दुर्ग पर हुए, तो बटनेर पर ही हुए, ठीक है। जब अलग अलग पूछे कि आंतरिक किस पर हुए, बाह्य किस पर हुए, तो अलग अलग बताना है। आंतरिक आक्रमण हुए थे वो अजमेर के तारागढ़ पर, और बाह्य आक्रमण हुए थे वो कहाँ पर? बटनेर किले पर। बटनेर राजस्थान का कैसा दुर्ग है? प्राचीनतम दुर्ग। और नवीनतम कौन सा है? कौन सा? मोहनगढ़ कहाँ है? और मोहनगढ़ नहीं है तो बताना है कौन सा। कोई परेशानी कौन? आपसे पूछा जाए कि ये जो यूनेस्को हम पढ़ते हैं, देखा तो ऐसा कभी नहीं ना कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि यूनेस्को हम पढ़ते हैं, है क्या यूनेस्को? एक संस्था जो किसके अंडर में काम करती है? किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ? एक बात और बता दूं,
ये मगरमच्छ की सी आंख काट, बस याद ना हो। समझ रहे हो? जब तक बोलोगे ना है पार पड़े कौन। ये जो बैठे बैठे रहे ना वो बोलो साथ साथ, बोल बस वो याद होंगे इन चीज। अगर बोले तो आज याद हो ना भाई, देख काल याद हो। जब तक चीजें रिपीट ना करो तो याद ना हो। बार बार रिपीट करोगे याद हो जाए, दिमाग में जम जाएगी। तो कई तो ऐसे देख रहे हैं ना कि अच्छा तू याद करवाएगा क्या बार बार। अरे भैया ऐसे देखो, मैं तो पार ना, मैं सही बता रहा हूँ और गलत नहीं बोलता हूँ, मैं सही बोलता हूँ जब बोलता हूँ। ठीक है। एक तो सुबह से ही परेशान है रे, ये मास्टर ने मेरे को क्यों टोक दिया भैया, नाक बड़ा बार बार नाक को यूं कर रहे भैया, बढ़ जाए कर जाए वो टेढ़ी तो बस रही है। ये काम तो तुम घर ही कर लिया करो, ये करने से ज्यादा है क्या। अभी दुर्गों की बेसिक जानकारी कंप्लीट हुई ना अपनी, दुर्ग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी ये बताओ कि यहाँ तक के जो दुर्ग हैं उनमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या अपने को। बेसिक जानकारियों में आपको अगर कोई डाउट लगता है कि हमें ये डाउट है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो आराम से। नहीं तो दुर्गों की शुरुआत करेंगे यहाँ से अभी। वैसे आप लोगों ने सबने आंसर दिया ना, अभी एक एक से पूछे ना तुम्हारे कनेक्शन खत्म हो जाएगा कुछ लोगों का। जैसे देखो, आवाज अभी ठीक है? हैं? आ जाएगी। हाँ भाई विद्वान, एरण कौन से होते हैं पीछे वो। हाँ, एरण। तो ये बताओ, तो आप पहली बार कोचिंग कर रहे हो? पीछे वो आपसे जो पीछे हैं साइड वाले। हाँ, एरण दुर्ग। यार ना पता नहीं तुम मेरी क्लास में ऐसे परिणाम देते क्यों, ये समझ नहीं आता। मैं कह रहा हूँ एरण दुर्ग कैसे कहते हो, कह रहे हो वन दुर्ग। मैं बताऊंगा वन दुर्ग किसको कहते हैं भाई, जिस चारों ओर वनों से घिरे हुए हो ना, उनको वन दुर्ग कहते हैं। समझ आई बात? अभी आप मेरे को बताओगे एरण दुर्ग कौन से होते हैं। अरे ढोलो को दोबारा सुनो। हाँ फालतू के, ये तुम इधर उधर तुम्हारे ये दूर संचार यंत्र पड़ोसी भी मत चलाओ, कोई चलाए ना तो बताओगे हमारा पड़ोसी चला रहा है। अभी वो तुम्हारी हालात नहीं ना, इधर सबके हालात ना ऐसे ही मिलेंगे। और तो कौन से पुराने तो बता ही देंगे है भाई, हाँ बताना। उदक दुर्ग कौन से, बैठ के बताओ आराम से ना, कष्ट किसी को दूंगा ही नहीं ना मैं, कष्ट तो अपन खुद ही झेल ले वो ही काफी है। तुम्हें कष्ट मिला ना कि तुम आंदोलन कर देते हो। अभी बताओ। उदक है, जल दुर्ग। और है ना पड़ोसी पड़ोसी बोला तो बात ठीक नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं आपकी एक दो खूबियां हैं। हल्की सी एक तो बोलने वाले धीरे से बोलेंगे ना कि जल, वो समझ जाता है कि जल दुर्गी है। और आपसे कभी बोल के देख लेना ना, अगर पड़ोसी से बोल रहे हैं आपने उदक की जगह बोल दिया ना मरुस्थल, तो मरुस्थल ही बताएगा, तय बात है। तो आप बोला मत करो एक तो, जब तक वो बताए नहीं। उदक या जल दुर्ग है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, राजस्थान गागरोन किला। हाँ भाई, आप बताओ। पारिक दुर्ग कौन से हैं? पारिक, और जिसके चारों ओर परिधि हो। हाँ वो कौन सा है, कौन सा दुर्ग है जिसके चारों ओर पर कोटा होता है दीवार है। नहीं मतलब कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं वो, दुर्ग की कौन सी श्रेणी है। जैसे पारिक दुर्ग है जिसके चारों ओर खाई, वो पारिक कहलाता है। पारिद किसको कहेंगे। ये पूछना चाह रहा था मैं आपसे। और राजस्थान में ये पूछे, मनु के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं राजस्थानी पूरे भारत में। मनु ने कितनी श्रेणियां बताई दुर्गों के, और कौटिल्य ने चार। कौटिल्य के अनुसार श्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है। गिरि दुर्ग। आप देखो पीछे से भी आपके साथ साथ ले दे रहे हो, यहाँ बता देना है। हाँ भाई आप में से एरण दुर्ग कौन से होते हैं। हाँ, नहीं नहीं भाई बेटर में ऐसा मेरे को कई बार ये लगता है कि यार मेरे अंदर बहंगापन आ गया। मैं देख उसको रहा हूँ ना, पीछे वाले को बोल रहा हूँ। हाँ मतलब तो थोड़ा सा जिनको नहीं है ना उनको रिपीट कर लो तसल्ली से। देखो भाई दुर्ग होते हैं ना, मैंने आपको बताया एक तो दुर्ग होते हैं 6 प्रकार के, मनु ने बताए। एक दुर्ग होते हैं 4 प्रकार के, चाणक्य ने बताए अर्थशास्त्र। दुर्ग होते हैं ना 9 प्रकार के, शुक्र ने बताए। ठीक है। दुर्गों की जो 9 श्रेणियां बताई ना उनमें से एक तो एरण होता है, वन होता है, गिरी होता है, दानवन। दानवन है ना, इसको मरुस्थलीय दुर्ग भी कहते हैं।
एक दुर्ग होता है ना जल दुर्ग, जल दुर्ग को क्या कहते हैं? ओदक दुर्ग कहते हैं आपके। एक होता है ना पारिक, एक होता है पारिद, और एक सैन्य, और एक होता है ना सहाय। ये तो दुर्गों की श्रेणियां। इनमें से सहाय से लेना देना ही नहीं है, अपने यहाँ 8 ही श्रेणी पाई जाती है। और अभी तसल्ली से ना अपने कान आंख खोल कर रखो। अब कोई ऐसा ना मिला ना कि दोबारा रिपीट करवा की जरूरत पड़ा, 5-5 बार रिपीट करवा दें चीज। एक तो देखो मनु है, इसने 6 प्रकार बताए दुर्गों के। सबसे अच्छा दुर्ग बताता है, ये कहता है कि जल दुर्ग तो मेरे को सबसे अच्छा लगता है। इधर से ये कहता है नहीं भाई मेरे को तो दुर्ग अच्छा लगता है पहाड़ी। ये वाला कहता है नहीं सैन्य अच्छा लगता है। मतलब इन तीनों व्यक्तियों ने बताया, इसने बताया दुर्गों की 5 प्रकार 6 प्रकार के होते हैं, चाणक्य ने बताया कि 4 प्रकार के होते हैं, शुक्र ने बताया कि दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं। शुक्र कहते हैं 9 में से सबसे अच्छा मेरे को लगता है सैन्य। शुक्र को कौन सा अच्छा है? और दूसरा चाणक्य कहता है नहीं भाई मेरे को पहाड़ी दुर्ग अच्छा लगता है, मतलब गिरी दुर्ग अच्छा लगता है। इधर से ये कहता है ना मनु कि मेरे को तो जल दुर्ग अच्छा लगता है। दोनों की तीनों की सोच अलग अलग रही। यहाँ जो 9 श्रेणियां बताई ना, एक एरण दुर्ग आते हैं। एरण दुर्ग कहते हैं वो दुर्ग जिनके रास्ते कंटीले और पथरीले होते हैं। मतलब 9 प्रकारों का कहने का मतलब है कि जो दुर्ग होते हैं ना उनको 9 नाम दे दिया अलग अलग। इनमें से एक नाम दिया ना एरण। अब एरण कौन से दुर्गों को कहेंगे? वो दुर्ग जिनके रास्ते कंटीले और पथरीले होते हैं। और वो दुर्ग होते हैं ना जिनके चारों ओर से वन से घिरे हुए हो, जो या जिनके चारों ओर वन हो, वो आपके वन दुर्ग कहलाते हैं। वन में स्थित दुर्ग, इनमें तो नाम से ही प्रतीत होता है। गिरी पहाड़ी को कहते हैं, पहाड़ी पर स्थित दुर्ग गिरी रहेंगे। वन में स्थित चारों ओर से वन से घिरे हुए वन दुर्ग। और इधर से एरण दुर्ग जिनके रास्ते कंटीले और पथरीले होते हैं। दानवन दुर्ग इन्हें मरुस्थलीय दुर्ग भी कहते हैं, मरुस्थल में स्थित होते हैं। जल दुर्ग या ओदक दुर्ग, ओदक जल को कहते हैं। ओदक दुर्ग या जल दुर्ग एक ही बात है आपके। पारिक या पारित दुर्ग होते हैं, देखो पारिक दुर्ग कहते हैं खाई हुई दुर्ग को, जिसके चारों ओर खाई हो आपके, और जिसके चारों ओर परिधि हो ना, परकोटा हो, उसको पारित दुर्ग। और इधर से सैन्य दुर्ग जिसमें सैनिक सहायता के लिए रहते हो, सैन्य दुर्ग। और सहाय दुर्ग जिसमें दीन बंधु सहायता के लिए रहते हो। ये 9 श्रेणियां थी आपके। इनमें से भी जो दुर्ग है राजस्थान में 6 दुर्ग ऐसे हैं जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तारीख 21 थी जून महीने की, 21 जून 2013 में। देखो 2013 21 जून को राजस्थान के 6 दुर्गों को आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और इसमें से भी अभी वर्तमान में पूछे कि कितने स्थल है, तो 9 स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर, 6 दुर्ग, और जयपुर शहर। पहले जयपुर परकोटा था, अभी पूरा जयपुर शहर है। सबसे पहले 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद 2010 में जंतर मंतर, 2013 में 6 दुर्ग, और 2019-20 में जयपुर शहर आपके। वैसे एक कालबेलिया नृत्य है, उस कालबेलिया नृत्य को भी शामिल किया गया। और कब किया गया था? तो 2010 के अंदर, 13 में नहीं किया। 13 में तो सिर्फ दुर्ग किए थे। 2010 में एक तो जंतर मंतर था और दूसरा कालबेलिया नृत्य था, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये दुर्गों की बेसिक चीजें। जैसे सबसे ज्यादा दुर्ग कहाँ पर स्थित है? हैं? देखो जयपुर में सबसे ज्यादा दुर्ग है। प्राचीन दुर्ग कौन सा है? बटनेर। और नवीनतम दुर्ग कौन सा है? कौन सा? आंतरिक आक्रमण कहाँ हुए और बाह्य आक्रमण कहाँ हुए? बटनेर पर। कैसे आक्रमण हुए? बाह्य और आंतरिक। विदेशी कह दो बाह्य कह दो, एक ही बात। विदेशी आक्रमण पूछेगा या बाह्य आक्रमण बटनेर पर हुए थे। आंतरिक आक्रमण आपके अजमेर के तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बीठली कहते हैं। अभी दुर्गों की जानकारी यही लेंगे अपन। तारागढ़ दुर्ग है, इसे गढ़बीठली के नाम से भी जानते हैं आपके, अजमेरू दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक कोई समस्या किसी को हो तो बताओ। नहीं है ना? आगे चले अभी। चित्तौड़ वाले दुर्ग पढ़ो ना आप। वैसे चित्तौड़ में ना, जैसे ये चित्तौड़गढ़ है। देखो भैया एक बात बताऊं, अपन चित्रकार तो आत कौन, समझ रहा हो? और वैसे समझो कि हाँ यही है, ऐसे मान लो ना। ये राजस्थान का एक खंडित स्थान है। चित्तौड़गढ़ आपने सुना होगा, राजस्थान के 2 भाग है चित्तौड़गढ़ के। एक राजस्थान का खंडित वाला भाग ये भैंसरोडगढ़ वाला, वो 84 गढ़ वाला है ना। और एक ना इधर से, मान लो कि ऐसा ही होगा शायद। मानने में कुछ ही नहीं जाना ना है। नहीं, नीचे ऊपर करने का काम ही नहीं है अपने पास। जैसा बन गया ठीक है। तो इधर ध्यान रखो ना कि ये एक नदी आती है इधर से, चंबल, या कोई जनपाव की पहाड़ियों से निकलती रह से जाती है। इधर से भी एक नदी आती है चित्तौड़ से ही, बामनी या ब्राह्मणी नदी।
ये तो ना चंबल नदी है, ये कोई सांप नहीं है, ऐसे ध्यान रखना। हाँ, कभी सोचो रे मास्टर क्या बना दिया। ये बामनी, इन दोनों के संगम पर बताते हैं यहाँ कोई दुर्ग बना हुआ है भैंसरोडगढ़। कौन सा है? भैंसरोडगढ़। और ये भैंसरोडगढ़ ना चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। अब वैसे इतना जरूर ध्यान रखना, देखो मैं वैसे नॉर्मल बताता हूँ, राजस्थान के दो जिले जो पहले खंडित थे, एक तो चित्तौड़ वाला अभी भी है ना, राजस्थान के चित्तौड़, और एक दूसरा अजमेर। अजमेर वाला चला गया बस, ठीक है, अभी अजमेर टूट गया। दूसरा आता है ना कि राजस्थान के दो ही जिले जो दो बार सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा अलग अलग, एक कोटा है, दूसरा चित्तौड़ है। ये खंडित वाला है ना चित्तौड़, इस चित्तौड़ के खंडित भाग में प्रवेश करती है चंबल नदी। चंबल नदी है, ये चंबल जनापाव की पहाड़ियां पड़ती हैं एमपी में, वो जनापाव की पहाड़ियां और विंध्याचल पर्वतमाला। पर्वतमाला तो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो जैसे अरावली राजस्थान में है ना, ऐसे एमपी के अंदर ना मुख्य पर्वतमाला विंध्याचल, और भी है, महादेव की पहाड़ियां भी हैं उसमें, लेकिन अपने को तो विंध्याचल पर्वतमाला ध्यान रखनी है। विंध्याचल पर्वतमाला में ये कह दो कि आपके जनापाव की पहाड़ियों से निकल कर आती है चंबल नदी, राजस्थान के 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, और उसके बाद में चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ में घूमती हुई जाती है। भैंसरोडगढ़ में इसमें एक नदी आकर मिलती है, बामनी ब्राह्मणी नदी। बामनी ब्राह्मणी नदी है, इस बामनी नदी का उद्गम होता है ना हरिपुरा से। हरिपुरा पड़ता है कोई चित्तौड़ में, इस हरिपुरा चित्तौड़ से निकल कर आती है, और हरिपुरा कोई बस्सी अभ्यारण्य है चित्तौड़ का, इस बस्सी अभ्यारण्य से निकल कर आती है। देखो अपन अक्सर पढ़ते हैं ना बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़ में। बस्सी वैसे सामान्य स्थान फेमस जो पूछे तो जयपुर वाला, और फेमस है वो इसलिए कि जो कृषि या पशुपालन संबंधी संस्थान है ना, वो जयपुर के अंदर, ये जयपुर वाले बस्सी में ज्यादा है, इसलिए तो ये फेमस है आपके। जो बस्सी चित्तौड़गढ़ का है, ये फेमस है ना, वो आपके एक तो काष्ठ कला के लिए, काष्ठ कला का मतलब होगा लकड़ी, काष्ठ लकड़ी को कहते हैं। काष्ठ कला के लिए अगर प्रसिद्ध है ना, तो ये बस्सी चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ वाला। चित्तौड़गढ़ की फेमस कलाएं बहुत है, अपना हस्तकलाओं में पढ़ेंगे। काष्ठ कला के लिए तो वैसे चित्तौड़गढ़ है। एक काष्ठ की भी ना कठपुतली आती है, ये काष्ठ की जो कठपुतली है ना, ये प्रसिद्ध है ना उदयपुर जिले के आपके। और उदयपुर में भी एक संस्थान है लोक कला मंडल, ये लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। लोक कला मंडल के द्वारा इसे संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये देवीलाल सांबर के द्वारा स्थापित है, 1952 में स्थापित किया गया था देवीलाल सांबर के द्वारा। कब स्थापित किया गया था भाई लोक कला मंडल? कहाँ स्थित है ये, और किसके लिए प्रसिद्ध है? घबराना नहीं ना, बिल्कुल, मैं घबराने की तो जरूरत ही नहीं ना, बिल्कुल एकदम खुल के जवाब दिया करो। तो तुम ना इधर उधर देखते रहते हो ना, ये गतिविधियों को अंजाम कम दो बस। भाई साहब आप ऐसे बैठो ना सीधे, ताकि यार पर देखने में दिक्कत आती है क्या आपको इधर है? इसलिए थोड़ा ऐसा लगे कि यार मास्टर ठीक नहीं है, तो मैं कल से क्रीम पाउडर लगा क्या हूँ इधर, ये तो देखे इधर आके कह रहा। तुम उधर देखने वाले ना इधर ही ज्यादा देखा करो, ठीक है ना। एक तो काष्ठ की कठपुतलियां हैं जो उदयपुर की प्रसिद्ध है ना, एक आपके पूछ ले कि भाई काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है तो बस्सी अभ्यारण्य, बस्सी प्रसिद्ध अभ्यारण्य नहीं है, उसी बस्सी चित्तौड़गढ़ में स्थित है कि बस्सी नाम से अभ्यारण्य, जहां से बामनी या ब्राह्मणी नदी निकलती है। उस ब्राह्मणी नदी और चंबल नदी दोनों के संगम पर दुर्ग बना हुआ है ना, ये भैंसरोडगढ़ का किला आपके, दुर्ग भैंसरोडगढ़ है, चित्तौड़ में स्थित है भैंसरोडगढ़, जहाँ इनका संगम होता है। और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के पास यहाँ पे एक चंबल नदी पे पड़ते होंगे, एक राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, जो सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। उससे थोड़ा सा ना 8 किलोमीटर लगभग चलते हैं तो एक चूलिया जलप्रपात बना हुआ है चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ में आपके। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये दो नदियां हैं चंबल और बामनी, इन चंबल और बामनी के संगम पर बना हुआ है भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़ में। पहले तो दिमाग में अपने ये पढ़ा रहे कि अपन चंबल यानी कि चित्तौड़ पढ़ रहे हैं, और चित्तौड़ में भी चंबल और बामनी दो नदियां बहती हैं, और दोनों के संगम पर बना हुआ है भैंसरोडगढ़ का किला, भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। अभी बात है कि भाई ये बामनी नदी कहाँ से निकलती है, चित्तौड़ से ही निकलती है, चित्तौड़ में चंबल में मिल जाती है। चित्तौड़ का एक स्थान है बस्सी, बस्सी में अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य, उसके हरिपुरा गांव से निकल कर, ये को हरिपुरा कोई स्थान पड़ता होगा बस्सी में, उस बस्सी अभ्यारण्य स्थित हरिपुरा से निकल कर आती है, और ये भैंसरोडगढ़ में चंबल में मिल जाती है। दोनों का जो संगम स्थल है ना, उसके ऊपर बना हुआ है भैंसरोडगढ़ का किला। सीधी सी बात है, दो ओर से नदियों से घिरा हुआ है, मतलब ये जल दुर्ग का एग्जाम्पल है। मैंने आपको बताया भी था कि राजस्थान में जल या उदक दुर्ग तीन है। पहला गागरोन का किला है,
दूसरा भैंसरोडगढ़ का किला है और तीसरा शेरगढ़ का है। गागरोन का किला आहू और काली सिंध के संगम पर बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ का किला है चंबल और बामनी के संगम पर बना हुआ है। और शेरगढ़ का किला है वो परवन नदी पर बना हुआ है आपके 12। शेरगढ़ अभ्यारण्य भी है 12, जो इसे सांपों की शरण स्थली कहते हैं। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 के अंदर है, जिसे सांपों की शरण स्थली कहते हैं। उस शेरगढ़ से ही निकलती है परवन नदी, जिसके ऊपर शेरगढ़ का दुर्ग बना हुआ है। वैसे राजस्थान में 2 शेरगढ़ है, अपन पढ़ेंगे। एक शेरगढ़ धौलपुर में है, एक शेरगढ़ 12 में है। शेरगढ़ जो 12 का किला है उसे कोसवर्धन किला कहते हैं। शेरगढ़ जो 12 है उसे कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, वहां भी पढ़ेंगे। यहाँ भी तो आप तो बार बार चीजों को रिपीट ही करते रहो बस। कि भैंसरोडगढ़ का किला है कौन कौन सी नदी के संगम पर है? चंबल और, हाँ, कौन कौन सी नदी है? यार तुम्हारी कला है ना वास्तव में। कई बार तो लगता है ना कि ऐसा मेरे को लगे कि तुमको मैं गुरु बना लूँ ना, मैं तुम्हारे चरणों में रहूं, बीमारी कट जाए। कुछ ऐसी चीजें ना अपने अंदर भी आ जाए, ठीक है। कई तो ऐसे ही आंसर देते हैं, हाँ बिल्कुल चंबल नदी और वामनी नदी के संगम पर। अरे भैया मैं बताऊं ना कि मैं यूं यूं मैं समझू कौन ना, मेरे तो आवाज आनी चाहिए तो समझ आए बात कि तुम बोल रहे हो, ठीक है ना। बोलते सब रहो ना, गर्दन हिलाने से पार पड़नी नहीं, ठीक है भाई। तो एक तो चंबल और बामनी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ का किला। कौन कौन सी नदी पर है? चंबल और बामनी नदी के। बामनी नदी कहाँ से निकलती है? हरिपुरा चित्तौड़ से। और ये बस्सी में स्थित है। बस्सी किसके लिए प्रसिद्ध है? काष्ठ कला। और काष्ठ की कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर में। कौन सा मंडल है जो किसको क्या प्रदान करता है? संरक्षण प्रदान करता है। जो कि लोक कला मंडल है, ये स्थापित है देवीलाल सांबर। देवीलाल सांबर के द्वारा स्थापित है। जैसे आप पढ़ते हो ना गुड़ला नृत्य, गुड़ला नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है, शीतलाष्टमी के अवसर पर करते हैं उसको, वैसे गणगौर के अवसर पर भी करते हैं। तो गुड़ला नृत्य है, इसको जो संरक्षण प्रदान करता है ना वो रूपायन संस्थान करता है, बोरुंदा। बोरुंदा जोधपुर में है रूपायन। ये रूपायन संस्थान इसको संरक्षण प्रदान करता है आपके गुड़ला नृत्य को। उस रूपायन संस्थान की स्थापना की गई थी कोमल कोठारी और विजयदान देथा के द्वारा। ऐसे ही लोक कला मंडल की जो स्थापना की गई ना वो देवीलाल सांबर के द्वारा। यहाँ आप संस्थाओं के अंदर पढ़ोगे आराम से। अभी अपने को दिमाग में पटक के रखोगे, दुर्ग पढ़ रहे हैं, वो भैंसरोडगढ़ का किला पढ़ रहे हैं, किस जिले में स्थित है? कोई सो ऐसो भी अगर जागो नुई ना पत्तों को पढ़ ही रहे हैं। कई तो क्या है मतलब, अकबर तो कहता ही हूं मैं, नहीं तो और ही ऐसा ऐसा है आज हम तो, और ही बैठे हैं ऐसे तो कई। वो देखो एक पीछे बैठा है कि सेंस है आजम ना, ऐसे लगा के पीछे की तरफ। अरे आज 200 टूट जाएगो, बड़ा आ जाएगो शरीर में, घर का डोलेगा छोरा में भेंगापन आगो है। सीधो बैठबो कर सांप की तरह पड़े, क्योंकि सांप बनवाओगे तुम, कहीं नहीं फिक्स है तुम्हारे अंदर जानवर कहीं ना दिखने को मिलते। कोई सांप बनेगा, कोई ना वो चेयर के ऊपर ऐसे लगा के ना वो मगरमच्छ बन जाए, ऐसे इस पे रखेंगे और यूं करके इसको ऐसे ऐसे देखेंगे ऊपर की तरफ। यार क्या मतलब सिद्ध करना चाहते हैं कि अलग अलग पोजीशनों में रहना। कोई कहते मगरमच्छ वाली पोजीशन में रहेगा, कोई सांप बन के रहेगा। तो भाई ये तो तुम तुम्हारा घर ही बन लिया करो, क्लास में तो अपने वास्तविक जीवन में रहा करो ताकि समझ आए चीजें। अच्छा, तो सांप बनने की प्रैक्टिस करने आता है कि क्लास में? है भाई, चित्तौड़ का किला पड़ रहा है वो भैंसरोडगढ़ वाला आपके। कौन कौन सी नदी के संगम पर है रे? चंबल और बामनी नदी। किस जिले में स्थित है? चित्तौड़ जिले में। और ये पूछे कि चंबल और बामनी में से बामनी कहाँ से निकलती है? कहाँ से? हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से निकलती है। और कहाँ जाकर मिलती है? भैंसरोडगढ़ में। इन दोनों के संगम पर कौन सा दुर्ग है? कौन सा? भैंसरोडगढ़ का किला, जो दूसरा जल दुर्ग का उदाहरण है। अब सुनना रहे तसल्ली से, इनको तो भूल जाओ, चाहे बीच में क्या 2-2 3-3 बार चीजें अपने रिपीट होंगी ना पूरी जीके में, तो अच्छे से थोड़ी याद हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया कि भाई काष्ठ कला है, या आप उसमें पढ़ोगे हस्तकला के अंदर। नदियों से भी अपने को मतलब नहीं है कि कौन सी नदी कहाँ से निकले, ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप बहुत बार रिपीट होंगी। एक तो बामनी नदी है, ब्राह्मणी नदी है, और एक चंबल नदी है, दोनों के संगम पर बना हुआ है भैंसरोडगढ़ का किला आपके। तोड़ वाला दे नहीं रखा ना, कोई बात नहीं, ऐसे यहीं लिख लो आप भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में।
तो इधर है ना भैंसरोडगढ़। एक चीज तो दिमाग में पड़ गई ना कि जलदुर्ग यार कहाँ स्थित है, अपने को इतना ही बताना था आप लोगों को। दूसरा ये क्या है कि व्यापारी था जिसका नाम, एक का नाम था भैंसासुर और दूसरे का नाम था रोडा। ये नाम पहले ऐसे ही हुआ करते थे, भैंसासुर, रोडा ना। पहले देखे गांव में ना, मतलब दौड़ो काड़ो पीलो। आज तो गंडकड़ा जैसा नाम है आदमी का। बालक को तो नाम देखेंगे, नाम नू के नाम देखो रो बालक को ऐसे देखेंगे जैसे गंडकड़ा है। पहले का नाम ही ऐसा रहा करता, रोडा भैंसा। हाँ बिल्कुल। आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस है? नहीं मैं बता रहा हूँ लड़कों की बेइज्जती के, मैं भी तो भाई उसी श्रेणी में आ रहा हूँ, किसकी बेइज्जती थोड़ी कर रहे हैं। ऐसा लगता है ना कि तेरे पास विशेष एक्सपीरियंस है, कहीं कोई स्टडी की हुई है किस चीज पे है? हाँ, कोई बात, ये बात सही है, सबके नाम होते थे ऐसे तो, और अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया। वो जाने दो, अपने को तो पुराने वाले से मतलब है। मतलब भैंसरोडगढ़ का जो किला है वो रोडा और भैंसासुर, या भैंसा और रोडा, दो एक व्यापारी थे, उन व्यापारियों ने बनवाया। इन व्यापारियों ने तो इसको बनवा दिया था। बनवाने के बाद हमारे यहाँ आ जाए ना एक बार कर्नल टोड। कर्नल टोड राजस्थान इतिहास के जनक है। कर्नल टोड वैसे तो सामान्य, तो मैं आपको बताऊं, इनका जन्म हुआ था 20 मई 1782 को। इस्लिंगटन इंग्लैंड के अंदर जन्मे थे ये। भारत आए थे 1799 में सबसे पहले दिल्ली। वैसे दिल्ली आए, दिल्ली के बाद में ना ये एक बार इनको भू सर्वेक्षण का कोई काम दिया गया, और भू सर्वेक्षण के कार्य से कोई रेड रोड मैप तैयार कर रहे थे। वो दिल्ली बाया इधर से जयपुर होते हुए और उदयपुर तक आपके। अब इसको रोड मैप का काम दिया तो जयपुर से ये इधर मेवाड़ की तरफ चले गए। मेवाड़ की तरफ गए तो मेवाड़ वालों के साथ बैठ गए। अभी थोड़ा सा कम है चीजें, पहले ज्यादा थी। लोग क्या कहते, अपने पूर्वजों की बातें ज्यादा करते थे। आजकल वाले तो क्या खुद की बता देंगे थोड़ी बहुत तो। बुजुर्ग भी चेंज हो गए, पहले बुढ़े अब अपने माँ बाप की बढ़ाई नहीं करते, खुद की करते हैं कि दूसरे का भरोसा नहीं अपनी को बढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, अपन खुद की तो कर ही लेते हैं। ऐसे लोग ज्यादा हैं जो खुद के गुणगान ज्यादा करते हैं। पहले भी ऐसे कम हुआ करते थे, अपने पूर्वजों के बारे में ज्यादा बताते। जैसे मेवाड़ गया ना कर्नल टोड, मेवाड़ में कर्नल टोड को बताया हमारे यहाँ साना, ये राणा सांगा था, इसका एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, एक आंख चली गई थी, फिर भी युद्ध कर रहा था। कर्नल टोड सोचे यार खतरनाक आदमी थे ना। बोलो एक तो हमारे पास उदय सिंह था, छापा मारता था। हाँ, छापामार पद्धति जिसे गुरिल्ला पद्धति कहते हैं, उसका प्रयोग करने वाला राजस्थान का पहला शासक था ना उदय सिंह। तो बोले रहा उदय सिंह छापा मारता था। उधर से प्रताप था जिसने वो घोड़े के साथ एक वो बेलोल खां, बेलोल खां को घोड़े के साथ चीर दिया था। तो यार बहुत खतरनाक आदमी, उसको लगने लगा यार ये वास्तव में वीरों की भूमि है। और क्यों ना थोड़ा इतनी उनकी बातों में कहने का मतलब इंटरेस्ट आने लगा उनको कि बातें तो अच्छी कर रहे हैं यहाँ के लोग। वो वापस दिल्ली गया और दिल्ली जाने के बाद बोले यार एक बार राजस्थान दोबारा चलूँ ना, बातें अधूरी रह गई। पूछ के तो हूँ और क्या क्या किया, दो तीन के बारे में बताया। कुंभा वाली बात हो सकता है बता ही रहे हूँ। और हो सकता है जैसे आप लोग प्रश्न पूछते हो ऐसी बातें बताते हो कि मारो दादो इतना गज की धोती पहनो। समझ रहे हो, तुम में से आते हैं ना प्रश्न की वो रावत रतन सिंह की धोती कितनी लंबी है। तो हो सकता होगा कपड़ा लत्ता के बारे में बताया हुआ, तो उसको लगा यार इतने भयानक तो कपड़े पहनते थे, और एक बार तो चल के आऊँ दोबारा। दिल्ली गया और वापस आया। तो हो सकता है जैक जुगाड़ लगा यार, बोलो मेरा ट्रांसफर करो ना राजस्थान की ओर, राजपूताना भेजा उसको। अब राजपूताना आया तो सबसे पहले वो मेवाड़ी आया, उसको और कोई टारगेट था ही नहीं, उसका मेवाड़ था। मेवाड़ में एक रियासत, मेवाड़ तो रियासत, एक स्थान पड़ता ना मांडलगढ़, अभी भीलवाड़ा जिले में। सबसे पहले वो मांडलगढ़ आया भीलवाड़ा में। कर्नल जेम्स टोड का आगमन पूछे अपने से तो राजस्थान में मांडलगढ़ भीलवाड़ा आए थे। अब मांडलगढ़ भीलवाड़ा आने के बाद में ये एक तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट रहे थे, मेवाड़ और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट रहे। उसके बाद ये पश्चिमी राजपूताने के पॉलिटिकल एजेंट रहे 1817 से लेकर 1822 तक। देखो मैं ये चीजें आपको बाद में बताऊंगा ना जब कर्नल टोड पढ़ाऊंगा उस टाइम पे, कि अंग्रेजों ने तीन प्रकार से शासन का संचालन किया था। एक जीजी होता था, एक एजीजी होता था, और एक पॉलिटिकल एजेंट। जो पॉलिटिकल एजेंट बनाया ना, पॉलिटिकल एजेंट प्रत्येक रियासत का एक या एक क्षेत्र का भी एक हो सकता था। तो कहते हैं कि ये जो कर्नल जेम्स टोड था ना, ये 1817 से 22 तक पॉलिटिकल एजेंट रहा। आया तो ये इसलिए कि मैं जानकारी ले सकूं, यहाँ वालों की जानकारी ली। कभी हाड़ौती की तरफ गया, उन्होंने बताया रहा हमारा बहुत खतरनाक आदमी था देवी सिंह,
उससे भी ज्यादा वो रतन सिंह आया, बहुत खतरनाक आदमी था। इसमें यार ये तो पूरा राजस्थान ही खतरनाक लग रहा है कि क्यों ना एक बार मारवाड़ की ओर चले। मारवाड़ वालों ने बताया ना कि हमारे यहाँ ना माल देवता एक बार अपने पिता को ही सल्टा दिया बोले उसने। बहुत खतरनाक आदमी, उसने कहा भाई तेरी काबू यहाँ खाए कौन। और मालदेव था जिसने अपने पिता गांगों को सल्टा दिया था। मारवाड़ का पितर अंता शासक कहते हैं उसको। मारवाड़ का पितर अंता भी पहला। कर्नल टोट घूमे इधर उधर, जब राजस्थान के राजाओं के साथ ज्यादा घूमता था ना, तो अंग्रेजों को उसके ऊपर शक होने लग गया। उसने पॉलिटिकल एजेंट पद से रिजाइन कर दिया और वापस चला गया। राजस्थान के इतिहास पर लिखा इसने बहुत ज्यादा। अभी कर्नल टोड के बारे में कहते हैं कि इसने एक किला भी बनवाया अजमेर में, बोरासवाड़ा गांव के अंदर बनवाया था। वो बोरासवाड़ा गांव में बनवाया ना, इसके कारण तो उसका नाम बोरासवाड़ा दुर्ग। कहते कोई बोरासवाड़ा का किला था, उसके ध्वंस अवशेषों पर बनवाया उसने। वो कर्नल टोड ने बनवाया ना, इसके कारण उसको टोडगढ़ दुर्ग कहते हैं। टोड के नाम पर ही है टोडगढ़ का किला। अभी इसने तो टोडगढ़ का किला बनवाया, लेकिन इसने अपनी पुस्तक में लिखा कि मेरे को अगर राजस्थान वाले ना कोई जागीर गिफ्ट कर देते ना, तो मैं सबसे पहले भैंसरोडगढ़ को चुनता। कहने का मतलब है कर्नल टोड ने दुर्ग तो बनवाया टोडगढ़ का, लेकिन उसको अच्छा कौन सा लगता था? भैंसरोडगढ़ का। ये दिमाग में पटक के रखो आप तो। भैंसरोडगढ़ का किला है, इसे राजस्थान का वल्लौर कहते हैं। राजस्थान का, इसके ये विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान का वेल्लोर है। भैंसरोडगढ़ का किला रोडा और भैंसासुर एक व्यापारियों के द्वारा बनवाया गया था। तो पूछा जाता है कि राजस्थान का एकमात्र किला कौन सा है जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया? कौन सा है? भैंसरोडगढ़ का किला। किस किसने बनवाया था? भैंसा और रोडा ने। किसने बनवाया था? कौन सा दुर्ग बनवाया? कहां बनवाया? किसने बनवाया? दोनों क्या थे? क्या थे? कर्नल टोड को सबसे बेस्ट कौन लगता? भैंसरोडगढ़। खुद ने कौन सा बनवाया? टोडगढ़। इधर से कहे कि ये राजस्थान का क्या कहलाता है? किस किस नदी के संगम पर है? चंबल और बामनी के संगम पर। कौन सा है? भैंसरोडगढ़ का किला। जलदुर्ग का उदाहरण है आपके। जलदुर्ग क्यों है? क्योंकि 2 या 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, और जल से घिरा तो मतलब नदियों के ऊपर है। कौन कौन सी नदी? चंबल और बामनी के संगम पर। कौन सा दुर्ग है? किसने बनवाया था? भैंसासुर और रोडा। कहीं तो भैंसासुर को 5 बार बोल रहे हो। रोडा वोडा देखते रहेंगे, कोई दिक्कत कौन। भाई यार बोलते रहो, पीछे वाला तुम, ठीक है ना। भैंसासुर वो बोलते हैं, ये पता तो लग जाता है ना कि सामने वाला भैंसासुर बोल रहा है कि रोडा बोल रहा है। तो ये तो पहली बार भी भैंसा को 2 बार बोल दिया, फिर भैंसा 2 बार बोल दिया, तो भैया भैंसा ही बने रोगों का। रोडा को भी साथ लेके सरो। भैंसा और रोडा जिसने निर्माण करवाया कौन से दुर्ग का? कौन कौन सी नदी पर है? चंबल और बामनी। और चंबल बामनी के संगम पर निर्माण किसने करवाया? भैंसा और रोडा ने करवाया। राजस्थान का दूसरा जल दुर्ग का उदाहरण है। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्नल टोड की नजरों में सबसे बेस्ट दुर्ग था। उसने ये पूछेगा इस तरह से कि कर्नल टोड से ने अपनी पुस्तक में लिखा कि मेरे को एक जागीर अगर उपहार स्वरूप दी जाती तो मैं वो भैंसरोडगढ़ को चुनता, जबकि उसके द्वारा दुर्ग बनवाया गया तो वो, जिसको बोरासवाड़ा का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किस किले को कहते हैं? किसको? टोडगढ़ को। तो आप ना थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान दो, है ना। ये तो मैं गुरुजी से कह दूंगा, इनकी एक एक दो दो कॉपी उतरवा के। फोटो वोटो की जरूरत पड़े ना आपको तो मैं फोटो तो रखवा लूंगा, घर जाके देख लिया करो आराम से इनको, है ना। है भाई, पता नहीं ये हर जगह मिलते ना, हर बैच में ना ऐसा होता है। पता नहीं क्यों ना फोटो से आपको इतना लगाव होता है कि कभी इधर देखोगे ना कभी उधर। फिक्स है काम ये। मैं तो सोच रहा था कि इस बार तो थोड़ा सुधार का काम रहेगा। सुधार वाला तो कोई काम है ही नहीं ना। अब वो तो कहते हैं ब्रांड उससे भी बढ़कर आते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। आप थोड़ा पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है ना। ये फोटो वोटो देखे ना कोई दिक्कत नहीं। वो पड़ोसी से पूछ ले, इनके कोई परिणाम नहीं आया आज तक। देखो माना, मैं एक बात बताऊं ना आपको, 2-3 चीजें ना इधर से मैं नागौरी को भी टोकने वाला था। एक तो उधर वाले उधर की तरफ देखे और उधर वाले उधर की तरफ देखे ना, ये बात कुछ जमती नहीं ना। भाई यहाँ बैठे कोई इधर देखे कोई इधर देखे, वो ठीक है भाई, कोई कारण हो सकता है। वहां कारण क्या है? या तो कोई भयानक बीमारी है आपको, है, और इधर देखे तो इससे भी कोई परिणाम तो आने वाले नहीं ना। फिर क्यों देख रहे हो? अपना समय खराब कर रहे हो। वैसे समय खोटो करो थोड़ी आनो है।
भैंसरोड किला हो कंप्लीट, कोई दिक्कत कौन? ठीक है, किताब बंद कर रखी ना सबने? ठीक है, भैंसरोड का किला है किस जिले में स्थित है? चित्तौड़ में। किस किस नदी के संगम पर है? चंबल और बामनी के संगम पर। बामनी नदी कहाँ से आती है? हरिपुरा, चित्तौड़। कोई बात नहीं, वो तो बाद में भी याद हो जाएगा। इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? निर्माण किसने करवाया? यार मैं फिर कह देना, मैं आपको खड़ो कर दूंगा। भाई आइए, काम कौन न चले यार ऐसे। देख सीधी बात बताऊं मैं, अपन ना, मैं तुमको बताऊं, मैं अगर 5 क्लास ले रहा हूँ ना कंटिन्यू, तो पांचों में बरोबर वही एनर्जी के साथ बात करता हूँ। समझ रहे हो ना? पर भाई अब तुम अपनी एनर्जी सेव कर लेके कहाँ जाएगा यार? कहीं और जगह कोई लगा रहे धंधा में एनर्जी है? भाई कहीं और चल रहे हो काम, तो भाई यही है, को निकाल ले तो फिर ज्यादा एनर्जी भी ठीक कौन शरीर में। अब मैं पहले बोल दिया 2-3 बार, अभी देख लिया ना, फिर सुधरे कौन? मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन ने निर्माण करवायो? हाँ करवायो भाई, ठीक है। तो यार ऐसे निर्माण कौन हो ना, बोल बस होगा निर्माण। तो किस किसने करवाया था निर्माण? भैंसासुर और रोडा ने करो। किस दुर्ग का? किस जिले में स्थित है? किस किस नदी पर है? चंबल और बामनी नदी पर। कौन सा दुर्ग है? राजस्थान का क्या कहते हैं? कर्नल टोड का क्या था? पसंदीदा दुर्ग था, सबसे अच्छा दुर्ग था उसकी नजर में, क्योंकि उसने कौन सा बनवाया था? टोडगढ़ बनवाया। अभी चित्तौड़ पढ़ो तसल्ली से। कौन सा पढ़ो? चित्तौड़ का किला। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में? प्राचीन दुर्ग कौन सा है? कौन सा? नवीनतम कौन सा है? मोहनगढ़ का किला। कहाँ स्थित है? बाह्य आक्रमण किस पर हुए हैं? और आंतरिक आक्रमण किस पर? तारागढ़ दुर्ग पर। आंतरिक आक्रमण सबसे ज्यादा हुए थे। ये है ना चित्तौड़ का किला, देख लो इसको एक बार, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, डेट कल चश्मा लगा रहा है जो, तो पार पड़ेगी। एक चित्तौड़ यहाँ स्थित है। एक नदी आती है ऐसे ना, भीलवाड़ा चली जाती है, इधर से एक नदी आती है एमपी से। वैसे तो संगम पर तो नहीं है ना ये दुर्ग, लेकिन इसको अगर संगम पर ही होता तो वो जल दुर्ग ही मान लेते। अब की वरना नदी में थोड़ा पानी डाल देते, ठीक रहे है भाई। कोई बात नहीं, आप तो ये दो नदी, एक का नाम ना गंभीर नदी, एक नदी से आने बेडच। नदियों में ज़्यादा डिटेल आप अपन बात इसलिए नहीं करेंगे कि जोग्राफिकल पार्ट है, वो बाद में करें, अपने वाले पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। एक तो गंभीर नदी निकल कर आती है जेवरे जावरा की पहाड़ियाँ एमपी से। एमपी में पड़ती हैं जावरा की पहाड़ियाँ, एमपी के अंदर, वहाँ से निकल कर आती है। ये बेडच जो नदी है ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। इसके ऊपर ना उदयपुर में एक झील बनी हुई है ना, उदय सागर झील। 1559 में उदय सागर झील का निर्माण करवाया था महाराणा उदय सिंह ने, जब उदयपुर शहर बसाया था तब। वो बेड़त नदी के पानी को रोक कर ही करवाया था। बेड़त नदी को अपने उद्गम स्थल से लेकर और उस उदय सागर झील तक आयड के नाम से जानते हैं। तो आयड या बेड़त नदी है, एक ओर से ये आती है, दूसरी ओर से गंभीर आती है। इन दोनों के ना संगम पर बना हुआ एक दुर्ग है चित्तौड़ का किला, यही बना हुआ है इसके संगम पर। आपके प्रॉपर चित्तौड़ में बना हुआ है। अपने से पूछता है किस किस नदी के संगम पर है? गंभीर और बेड़त नदी पे। कौन सा दुर्ग है? लेकिन जल दुर्ग में नहीं आता है। किसमें नहीं आता है? जल दुर्ग में। एक तो देखो, 2-3 चीजें फिक्स ध्यान रखनी है। चित्तौड़ दुर्ग है, इसकी आकृति मछली के जैसी है। हाँ, वेल मछली के जैसी है। अपने अपने हिसाब से मछली पकड़ना, जब आ जाए तो वेल जरूर ध्यान रखना। भाई वेल मछली की जैसी आकृति किसकी है? चित्तौड़ के किले की, ठीक है ना। चित्तौड़ किला है। एक इसका पूछे ना अपने से, एक भाई निर्माण किसने करवाया? एक तो निर्माण पूछेगा, एक इसकी आकृति पूछेगा। निर्माण कब और किसने करवाया, दो चीज ये आती। सभी दुर्गों में से जो मुख्य दुर्गों उनकी बात करेंगे अपन बस। मुख्य दुर्गों में निर्माण करता पूछ लेता है किसने करवाया था आपके।
तो दुर्ग है उसका निर्माण पूछेगा, इसकी आकृति पूछेगा, और एक कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है और एक कौन से पठार पर बना हुआ है। ये चीजें तो अपने को थोड़ी सा ध्यान रखनी है दुर्गों के अंदर। कौन सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, कौन से पठार पर बना हुआ है, किसने बनवाया था, कब बनवाया था। और दुर्गों की विशेषता मैं आपको बता देता हूँ कि जो दुर्ग हैं इनमें द्वार कई होते थे, गुप्त द्वार हुआ करते थे। मैंने जैसे आपने जब शुरू किया टॉपिक तो हमने बात की थी कि दुर्ग हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे। सुरक्षा के लिए क्या गुप्त द्वारों का होना बहुत जरूरी था, जहां से इमरजेंसी में निकल सके। छापा मारो वाला तो अलग ही था, वो निकल के तो गया ही था। खैर देखो इधर से देखो, निर्माण है, आकृति, और दूसरा पहाड़ी और पठार, किस किस के ऊपर किसने करवाया। तो इसका निर्माण हुआ ना वो 7वीं सदी में, और 7वीं सदी में भी पूछे कि निर्माण किसने करवाया था, तो एक शासक आए, मौर्य शासक चित्रांग मौर्य। चित्रांगद मौर्य था, चित्रांग मौर्य नहीं था। चित्रांगद मौर्य था। इस चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन एक इतिहासकार आता है ना, एक ग्रंथ आता है कुमारपाल प्रबंध। कुमारपाल प्रबंध है, उस कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार अगर पूछे तो एक चित्रांग मौर्य आया था। चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। ज्यादा अंतर है नहीं, चित्रांगद और चित्रांग मौर्य दोनों ही मौर्य शासक थे। जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ते तो मेवाड़ के इतिहास में पढ़ते हैं कि मेवाड़ के जो गुहिल वंश था उसके वास्तविक संस्थापक थे बप्पा रावल कालभोज या कालशोक। बप्पा रावल कालभोज या कालशोक ने ना 734 ईस्वी में एक मौर्य शासक थे मान। उस मान मौर्य, मान कह दो आप, मौर्य शासक मान या मान मौर्य कह दो, उसका शिलालेख था मान मौर्य शिलालेख, जिसको कर्नल टोड लेकर गया था। वो मौर्य शासक मान ने, मौर्य शासक जो मान था उसका शासन था उस समय चित्तौड़ पर। मौर्य शासक मान को हराकर कहते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था कालभोज या कालशोक ने, जिसे बप्पा रावल के नाम से जानते हैं, उपाधि थी उसकी। इधर मौर्य वंश का शासन तो रहा ही था। मूलतः हम यही कहेंगे भाई चित्तौड़ दुर्ग इसका निर्माण ही मौर्य ने करवाया। और मौर्य कौन सा था, तो चित्रांगद था। लेकिन एक कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ आता है, उस कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार पूछे तो चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। भाई सामान्य कोई भी पूछे अपने से, चित्रांगद मौर्य ने निर्माण करवाया इसका। एक पूछे कि कुमारपाल प्रबंध के अनुसार निर्माण किसने करवाया, तो चित्रांग मौर्य ने करवाया था। जबकि श्यामल दास नैणसी ये अच्छे इतिहासकार जो हैं वो समर्थन में है इसके कि चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। इधर से ये है ना, जो कुमारपाल प्रबंध इस ग्रंथ में बताया गया चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। तो दोनों का अलग अलग ध्यान रखना है। चित्रांग मौर्य के अनुसार, वो कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग मौर्य, जबकि सामान्य पूछा जाए तो चित्रांगद मौर्य ने कौन सी सदी में करवाया था, तो 7वीं सदी में करवाया। और 7वीं सदी में ना ये दुर्ग बना हुआ है। वो पहाड़ी पूछे तो चित्रकूट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ियां हैं, चित्रकूट की पहाड़ी हैं। पठार पूछे तो मेसा का पठार है। मेसा के पठार की ना ऊंचाई भी बताते हैं 620 मीटर। ये मेसा के पठार पर बना हुआ है, चित्रकूट की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। ये तो चित्तौड़ दुर्ग की बेसिक सी चीज है, भाई कहाँ कहाँ स्थित है, कहाँ बना हुआ है, कौन कौन सी नदी के ऊपर है। तो नदी पूछे तो दो हैं आपके, एक तो बेड़च है और दूसरी गंभीर। हमें नहीं मतलब कि आती कहाँ से नहीं आती है, हमको तो इतना पता होना चाहिए कि भाई चित्तौड़ दुर्ग है ये गंभीर और बेड़च नदी के संगम पर है। जैसे भैंसरावगढ़ का किला किस नदी पर है, कौन कौन से, चंबल और बामनी नदी। जबकि चित्तौड़ का किला किस नदी पर है, बेड़च। और निर्माण कब हुआ था, किसने करवाया था, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। और किस पहाड़ी पर बना है, किस पर, चित्रकूट की पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सा दुर्ग है, और पठार कौन सा है, मेसा का पठार। पहाड़ी कब निर्माण हुआ, किसने करवाया, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार। कौन सा, कब निर्माण करवाया, कौन सा दुर्ग, किस नदी पर, कौन सा, बेड़च। और किस पहाड़ी पर है, कौन सा पठार है, किसने बनवाया था, कब बनवाया था, क्या बनवाया, किस जिले में, किस नदी पर है, बेड़च और गंभीरी नदी पर। कौन सा दुर्ग है, आकृति कैसी है इसकी, किसके जैसी,
इसमें द्वार है 7। कितने? 7 गुप्त द्वार। वैसे छोटे मोटे और भी हैं लेकिन 7 तो इसके फेमस ही हैं। 7 गुप्त द्वार है, चित्तौड़ के किले में स्थित है आपके। तो ये तो थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में पड़ेगा यहाँ तक की चीजें हैं, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। आकृति जरूर थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अरे कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार चित्रांगद ने नहीं करवाया, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग मौर्य ने करवाया, ऐसे कैसे 2 बार पूछ रखा है इस प्रश्न को। ठीक है ना, चित्रांगद मौर्य करवाया ना वो श्यामल दास के अनुसार, या सामान्य पूछे तो चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। क्योंकि कुमारपाल प्रबंध के अनुसार पूछे तो चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। एक बेडच और गंभीरी नदी के संगम पर बना हुआ है। इसमें 7 द्वार है, प्रवेश द्वार। एक तो देखो इसका जो निर्माण करवाया ना वो तो करवाया था चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मौर्य ने करवाया कुमारपाल प्रबंध के अनुसार। इसका पुनर्निर्माण और भी आगे चलकर अलग अलग व्यक्तियों ने करवाया वैसे, लेकिन पुनर्निर्माण करता जो पहला था ना वो राणा कुंभा था। राणा कुंभा ने इसमें एक सर्पिलाकार मार्ग, पूछा भी जाता है कि कौन सा दुर्ग है जिसका मार्ग सर्पिलाकार है, तो चित्तौड़ का किला है। इसका जो द्वार पे अपने जैसे द्वार पड़ रहे हैं ना, तो द्वार पे जाने के लिए जो रास्ता रहेगा ना वो रास्ता सर्प के जैसा, मतलब सांप के जैसा, आपके ये कह दो सर्पिलाकार इसका मार्ग है। पूछ भी लेता है कौन सा दुर्ग है जिसका सर्पिलाकार मार्ग है, तो वो आपके चित्तौड़ का किला है जिसका सर्पिलाकार मार्ग है। और इस सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण कौन करवाता है? तो कुंभज जो इस दुर्ग के क्या है, जीर्णोद्धार करता, जीर्णोद्धार करता, पुनर्निर्माण करता, ये होते हैं जो उसका मरम्मत करवाते हैं। क्या करवाते हैं? मरम्मत। किसकी? किसने करवाई? कुंभा ने करवाई थी। कोई समस्या नहीं ना आप लोगों को? इधर से 7 प्रवेश द्वार है इसके, 7 ही ध्यान रखना, प्रवेश द्वार 7 है। एक इसमें ना एक कहते हैं कि को खिड़की है चित्तौड़ के किले में, खिड़की को कहते हैं लाखोटा बारी, क्योंकि लाख रुपए में बनी थी, ये बनवीर ने बनवाई थी उस दरमियान, उस समय में 1 लाख रुपए खर्च किए, इसलिए लाखोटा बारी कहते हैं। कोई खिड़की का नाम है, ये कोई छोटा कोई दरवाजा है जिसको लाखोटा बारी कहते हैं। इसमें एक छोटा दरवाजा है चित्तौड़ के किले में, उस छोटे दरवाजे को लाखोटा की बारी कहते हैं। लाख रुपए में बनवीर के द्वारा तैयार करवाया गया था ये, ठीक है, तब इसको लाखोटा बारी कहते हैं। इधर दिमाग में ये पड़ा रहे कि छोटी खिड़की का नाम है लाखोटा बारी, जबकि प्रवेश द्वार कितने? 7 प्रवेश द्वार है। पांडवों का नाम सुना है क्या? अभी नहीं सुना तो अब सुनो, अच्छी बात है आपने नहीं सुना, अभी सुन रहे ना, मैं बता रहा हूँ अभी हाल सुनो तुम, फिर तुम मना कर रहे। मैंने ये थोड़ी कहा कि देखा है क्या, पांडव तो मैंने बोला ना 2-3 बार, तो अभी सुना तो है ही ना आप लोगों ने। पांडव थे ना, वो क्या करते, एक तो भैरव की पूजा करते थे। पांडव क्या करते थे? भैरव की पूजा करते थे। और दूसरा पांडव ना गणेश की पूजा करते थे। ठीक है, तीनों की पूजा क्रम से करते थे, पहले भैरव की पूजा करते, उसके बाद गणेश की। वो तो ना ढंग से सुनना इस बात को, मतलब काम की बात बता रहा हूँ, घर जाके बता देना, अड़ोसी पड़ोसियों को बताना कि पांडव पूजा करते थे, इस प्रकार से करते थे। पहले तो ना ये पूजा करते भैरव की, उसके बाद पूजा करते गणेश की, उसके पास हनुमान की पूजा करते थे। तीनों की पूजा करते, ठीक से 3 की पूजा करते थे, पहले भैरव, गणेश और हनुमान। फिर 2 जोड़ले भाई और थे, राम और लक्ष्मण, और उनमें भी लक्ष्मण की पहले, राम की बाद हम। पहले तो ये पूजा करते थे, पांडव थे, पांडव पूजा करते किसकी? भैरव के, उसके बाद गणेश के बाद फिर जोड़ले भाई लक्ष्मण और राम की पूजा। किस किस की करते थे? लक्ष्मण और राम की पूजा कौन करते थे? सबसे पहले को किसकी? दूसरे नंबर पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवा वो जोड़ले भाई, 5वें नंबर पर जोड़ले भाई की करते थे। और जोड़ले भाई कौन थे? तो लक्ष्मण और राम। लक्ष्मण को पहले रखना, क्योंकि वास्तव में लक्ष्मण ने त्याग ज्यादा किया था। भाई ये कहते हैं कि परेशानियां भुगती, देखो हो सकता है कि सांप्रदायिक थोड़ी चीजें अपन इन पर नहीं बोलना चाहिए। ये कहते हैं कि परेशान रहे, त्याग किया राम, सीता और राम ने। अरे त्याग तो लक्ष्मण ने किया ना, वास्तविक त्याग तो लक्ष्मण ने किया था, अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर चला गया। वो तो क्या दोनों साथ गए थे हैं? हाँ, त्याग तो उसने किया, उसकी पत्नी रहती सुभद्रा उधर, उसने त्याग किया है। उर्मिला था क्या? ज्ञान कमी है अपने पास उसके, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वो वास्तव में ना उन्हीं ने किया था
त्याग तो इस कारण से हाँ, त्याग वाले को पहले याद रखना, बड़ा हो छोटा हो त्याग तो त्याग ही होता है, समझ रहे हो ना। इसमें तुम देखा कि बड़ा है त्याग है, अपने को तो इतना ध्यान रखना है कि त्याग किया ना लक्ष्मण ने, इसके कारण लक्ष्मण को पहले रख लो याद, उसके बाद में राम। तो अपने दिमाग में पड़ा होना चाहिए कि भाई पांडव थे सबसे पहले भैरव के दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, उसके बाद जोड़ ले भाई लक्ष्मण और राम की। क्या करते थे, अभी रोकना, किसकी पूजा करते थे? तू कौन की पूजा करोगे या तो बता दे। अरे काका 1 घंटा से मगज खपा रू। सबसे पहले पांडव पूजा करते थे, पहले नंबर पर किसकी करते थे? भैरव के बाद गणेश के बाद जोड़ले भाई थे लक्ष्मण और राम। किसकी किसकी करते थे? लक्ष्मण और राम के। तो लक्ष्मण राम के टाइम पे तू चला गया बाहर, वो ये भी खतरनाक काम ने, तुमको कहानी तो बतानी नहीं चाहिए, कहानी बताई नहीं कि तुम तुरंत फ्लाइट में बैठते हो कि अपन निकलते हैं पहले अपने वाले के पास हैं। थोड़ा सा यार उपस्थित यहीं रहा करो हैं? तेरे को समझ आ रहा है कि नहीं, इधर वाले को आ रहे हैं ना? तो देखो इसके 7 प्रवेश द्वार थे। 1 नंबर में मैंने आपको बताया पांडव थे, तो पहला पांडन पोल। दूसरा किसकी पूजा करते थे? भैरव की करते, भैरव पोल। तीसरी गणेश की करते थे, गणेश पोल। चौथा हनुमान पोल। मैंने क्या जोड़ले भाई थे, जोड़ला पोल। और लक्ष्मण और राम की करते थे। क्या कह रहे हैं जादौन? अरे तुम सुनो एक बात, थोड़ा सा ऐसे एक साथ मत बोलो करो, मेरे को राजेंद्र प्रसाद थोड़ी सबके एक साथ सुनूंगा। अच्छा, कौन सा बोल रहा था? आप बता रहे हो भाई? तू चांद पोल पे लटकू रहोगा हैं? वो ईश्वरी सिंह और गयो तीसर लाट बनावा है भाई। मेरे को लगे थे आधो सो तो ये कड़ेस में सूख लियो दिखे। तो थोड़ा स्थिति में सुधार कर रख यार, तो मैं ना चाहूंगी ज्यादा कुछ कहे आज। मेरे समझ में नहीं आ रहा यार, कितना खतरनाक आदमी है, पर गजब आदमी ना। मेरे को समझ नहीं आया, फिर मैं ये गुलगुला बेच पाऊं? तो 7वें नंबर पे कौन था रे? अब तुम बताओ, तुम्हें ये 7 द्वार याद हुए कि नहीं हुए रे? इसमें कोई परेशानी है क्या? पीछे वाले ये तुमको तो नहीं आने, वो पे पुराने हैं तो नए वाले वो पे हो रहे हैं, तो उनको आ रहे कि नहीं आ रहे? है भाई, याद हुआ कि नहीं पीछे? हुआ। कितने प्रवेश द्वार थे? 7। कौन सा दुर्ग पढ़ रहे हो? चित्तौड़। इससे पहले अपने ने कंप्लीट पढ़ा था भैंसरोडगढ़, किस जिले में स्थित है? भैंसरोडगढ़ का किला किस किस नदी पर है? चंबल और बामनी। किसने बनवाया था? भैंसा और रोडा, व्यापारी ने बनवाया, मतलब व्यापारियों द्वारा निर्मित एकमात्र किला राजस्थान का, और कर्नल टोड का पसंदीदा किला था। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? अभी दूसरा ना नजदीक चित्तौड़ में, प्रॉपर चित्तौड़ में बना हुआ है चित्तौड़ का किला। किस किस नदी पर है? बेड़च और गंभीर नदी के ऊपर है। कौन सी नदी पर है? गंभीर नदी और बेड़च नदी के ऊपर बना हुआ है आपके। एक कौन सी पहाड़ी पर है? कौन से पठार पर है? कौन सी सदी में बना? किसने बनवाया था? किसने? इसमें एक खिड़की है, छोटा द्वार है, कौन सा? लाखोटा बारी। कुल कितने प्रवेश द्वार हैं? 7 है। पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? छठा? सातवां? कुल कितने? मैंने आपको बताया पांडव थे, पहले किसकी पूजा करेंगे? दूसरे नंबर पे, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवे पर, मैंने आपको बताया छठे पर, बीच में जोड़ला छोड़ दिया। 2 जोड़ले भाइयों की पूजा करते थे, लक्ष्मण और राम। कुल मिला के ना कैसे भी करो पूजा करो, याद तो या ना? याद होया कि ना होया? 7 हो गए याद। एक इसमें ना, एक है भाई क्या?
कुछ तो बोल रहे थे तुम, लुगाइयों की जैसी हरकतें क्यों करते हो तुम? मेरे को लग रहा है कि कई लोगों को ऐसा ना, उनके लक्षण खुद प्रदर्शित करना अच्छा लगता है, ऐसा भी लगता है आप लोगों में से कई लोग। तो सुधार कर कर को तो खुल के बोलो क्या बोलना है, बस जो बोलना है बोलना है, बस फ्री। बस इतना सा है, जैसा तुम पूछोगे वैसा आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। और नहीं तो अपने शांति रहा करो, धीरे से बोला फिरोगे, गांव घर में ना रहे तो वो हिसाब से आदमी मत बनो यार, लक्षण प्रदर्शित करो तो इंसानों जैसे करो, पुरुषों जैसे। है भाई, इनका तो क्या हुनर है ये। लेडीजों का हुनर लेडीजों जैसा नहीं रहेगा तो और किसके जैसा रहेगा? देखो ऐसा नहीं है। हाँ, बस छोड़ दिया। वो उद्देश्य ऐसा नहीं था, आप लोग ना ऐसे मतलब आंदोलन नहीं करें, नो टेंशन रहेगी, ऐसा कोई उद्देश्य है, मैं बहुत सम्मान देता हूँ इस मामले में। अगली क्लास में।